नमस्कार, न्यूज़ नाउ के डॉक्टर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आनंद जैन। हम डॉक्टर साहब जो है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हेल्थ से रिलेटेड कई कार्यक्रम इसके पहले भी कर चुके हैं और हर हफ्ते हमारे स्टूडियो में अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर आते हैं और आपकी समस्याओं का हम हल करते हैं। आज हम किडनी की बीमारी को लेकर चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि किडनी की बीमारी को लेकर अवेयरनेस का बहुत अभाव है और इस मुद्दे पर भी जो है हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। अगर हम पूरे विश्व की डाटा की बात कर ले तो 15% लोग जो है किडनी की बीमारी के शिकार हैं और ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। और भारत में भी जो है लगातार किडनी के पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के जो रोगी हैं, ऐसा जो आंकड़ा आ रहा है कि 25% लोग जो हैं बीपी के और शुगर के हैं, उनको किडनी की बीमारी हो रही है और ये भी एक चिंता का विषय है। और भारत तो आप जानते ही हैं कि डायबिटीज़ का हब हो गया है, तो निश्चित रूप से हमें अब सावधान हो जाने की ज़रूरत है। आज हम किडनी की बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब से बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हमने देखा है कि तरह तरह की बीमारियों को लेकर अक्सर जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, लोगों को अवेयर किया जाता है, लेकिन हमने आज तक किडनी की बीमारी से संबंधित कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं देखा। क्या होना चाहिए? नमस्कार, न्यूज़ नाउ के दर्शकों को मैं गुड इवनिंग बोलना चाहता हूँ। आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक एक रेज़ किया है। जब भी हम बात करते हैं तो अवेयरनेस की, हार्ट डिजीज़ के बारे में इतनी बात होती है, कैंसर के बारे में इतनी बात होती है, डायबिटीज़ के बारे में इतनी बात होती है, लेकिन किडनी डिजीज़ जैसा आपने बताया लगभग 10 से 15% वर्ल्ड पॉपुलेशन को किडनी की कोई ना कोई समस्या है, पर इसको लेके लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। जागरूकता नहीं होने की वजह से इसको हम जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं। जल्दी किसी भी चीज़ को अगर हम पकड़ ले, अर्ली डायग्नोसिस कर पाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं उसे रोकथाम के लिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, किडनी की बीमारी लेटर स्टेजेस में पकड़ी जाती है बिकॉज लोगों को इसके बारे में जागरूकता, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। बिल्कुल, आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात रेज की है कि किडनी अवेयरनेस को लेके गवर्नमेंट की तरफ से या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से अवेयरनेस के लिए कोई ना कोई एक कदम लेने की बहुत आवश्यकता है आज, क्योंकि ये एक तरह से एपिडेमिक या पैंडेमिक बन गया है किडनी की बीमारी अपने आप में। और सबसे दिक्कत की बात ये होती है कि किडनी की बीमारी बहुत ही एक डिफ़िकल्ट बीमारी है। पूरी जो एक फैमिली है वो उसमें तबाह हो जाती है। अगर किसी एक को भी मान लीजिए डायलिसिस का कोई रोगी बन जाए, नॉट जस्ट फाइनेंशियल तो एक एस्पेक्ट है, सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली वो पूरा फैमिली तबाह हो जाता है। तो इस बीमारी को हम लोग हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। अवेयरनेस इसके बारे में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डेफिनेटली वर्ल्ड के बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है, इसके बारे में कोई ना कोई कदम अगर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर साहब, अब किडनी की बीमारी जो है कितनी कॉमन हो गई है? ये अगर हम देखें तो अभी ऐसा बताया जा रहा है कि करेंटली इट इज़ द 9th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड करेंटली। अच्छा। और ऐसा बोला जा रहा है 2040 तक ये 5वां सबसे कॉमन कारण बन जाएगा वर्ल्ड ओवर डेथ का। तो आप देखिए ये कितना ज़्यादा कॉमन हो गया है। 10 में से 1 हमारा किडनी का रोगी है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो इतना प्रेवलेंट हो गया है, उसके वजह से किडनी की बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। लोग यही समझते हैं कि किडनी मतलब सिर्फ यूरिन बनाता है किडनी, लेकिन किडनी के और भी फंक्शन है। किडनी हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने में योगदान देता है, बिकॉज किडनी से एक हार्मोन बनता है जो बोन मैरो से हीमोग्लोबिन बनवाता है। किडनी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी से ही विटामिन डी तैयार होता है। जिनको अंदर किडनी की प्रॉब्लम होती है उनमें विटामिन डी की भी कमी हो जाती है और बोन की बीमारी, हड्डी की बीमारियाँ शुरू हो जाती है। इसके अलावा किडनी हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स निकलते हैं किडनी से जिससे हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। किडनी की बीमारी में अक्सर देखा गया है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और कंट्रोल में भी इजीली नहीं आता है। तो किडनी एक बहुत ही एक ऑलराउंडर टाइप का ऑर्गन है। इट्स नॉट खाली ये कि ये पेशाब बनाता है, इसके बहुत सारे और भी फंक्शन है। और जब इसकी बीमारी होती है तो शरीर का जो एक तरह से कहते हैं बैलेंस, वो बिगड़ जाता है। बिल्कुल। दर्शकों, हम किडनी के बारे में डॉक्टर आनंद जैन से बहुत आज डिटेल्स में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि किडनी सिर्फ जो है यूरिन नहीं बनाती है, आपका हीमोग्लोबिन की बात कर लीजिए, विटामिन डी की बात कर लीजिए, हड्डी की मजबूती की बात कर लीजिए
और हाई प्रेशर की बात करें, ये सारा कुछ जो है किडनी मेंटेन करता है। तो इसलिए हमें अपनी किडनी को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आनंद जैन जो है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप में से किसी को भी किडनी की बीमारी है या आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर आनंद जैन से जो है आप महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम लक्षण की बात करें तो ऐसा देखा जाता है कि लोग के समझ में ही नहीं आता है कि भाई उसकी किडनी खराब हो गई। जब बिल्कुल ख़राब हो जाती है किडनी तब काफ़ी लेट हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जैसे शुरू में भी बोला साइलेंट किलर। शुरू में किडनी की बीमारी कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक यानी कोई सिम्टम ही नहीं प्रोड्यूस करती है। इनफैक्ट उसके बहुत ही सटल सिम्टम्स होते हैं जो लोग मिस करते हैं, जैसे कि हल्का सा पैर में सूजन रहना, पेशाब में हल्का झाग आना शुरू हो जाना, एक लिथार्जी की फीलिंग, एक जनरलाइज्ड एक वीकनेस की फीलिंग हो जाना। अगर इंसान हीमोग्लोबिन चेक करे तो कुछ पॉइंट हीमोग्लोबिन कम दिखना, हमारा चेहरा सुबह सुबह उठे तो फूला हुआ मिलना, ये छोटी छोटी जो सिम्टम्स होते हैं ये अक्सर किडनी डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं। और बीमारी के शुरुआत में लोग इसे इग्नोर करते हैं कि नहीं जी, ये मेरा तो आयरन खाने से हीमोग्लोबिन ठीक हो जाता है, मेरे पैर का स्वेलिंग ऐसे ही है क्योंकि मैं बहुत देर बैठ गया। तो ये सब चीज़ें खुद सोच लेते हैं और इसको फिर टेस्ट नहीं करवाते हैं या डॉक्टर से परामर्श नहीं लेते हैं। तो इसीलिए ये शुरू में पकड़ में नहीं आता। और जैसा आपने ठीक ही कहा कि फिर जब लेटर स्टेजेस में ये बीमारी जब बहुत बढ़ जाती है तब जब इंसान इसके लिए स्टेप लेता है तब समझ में आता है कि नहीं, इतने दिनों से मुझे किडनी की बीमारी थी। तो अगर लोगों को पता हो कि हाँ जी किडनी के ये सिम्टम्स है तो लोग जल्दी इसको पकड़ पाएंगे अपने आप ही और इसको टेस्ट कराएंगे और जल्दी डॉक्टर के संपर्क में आएंगे। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब जो भी सलाह दे रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि किडनी की बीमारी जो है बहुत कॉमन होती जा रही है। और आप अगर अपनी किडनी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब जो भी सलाह दे रहे हैं उनको मान के चलिएगा। डॉक्टर साहब, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी बीमारी क्या है? ये अगर हम बात करें कॉजेज़ की तो एक डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ऑलमोस्ट 50%, किडनी की बीमारी का जो 50% आंकड़ा है वो बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। और आपको तो पता ही है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन अभी कितना ज़्यादा कॉमन होते जा रहा है। घर घर पे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है और घर घर में ही किडनी की बीमारी है। इसके अलावा कुछ और कॉमन कॉजेज़ भी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है, जैसे कि ऑटो इम्यून बीमारियाँ। ऑटो इम्यून बीमारी यूजुअली यंग लोगों में मिलता है कि इम्यून सिस्टम हमारा ज़्यादा एक्टिवेट होकर हमारे किडनी को अफेक्ट करता है और ऐसे सिचुएशन में हमें किडनी डिजीज़ हो जाता है। फिर एक और बहुत कॉमन कारण है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, ऑपरेशन से डरते हैं, जहाँ पे ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उसको बहुत दिन तक नहीं करवाते हैं। और अगर कोई एक किडनी स्टोन लंबे समय तक फंसा रह जाए तो वो किडनी को धीरे धीरे डैमेज कर सकता है। तो ये भी धीरे धीरे एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में तब्दील हो सकता है। तो ये कॉमन रीजंस हैं। कुछ जेनेटिक बीमारियां भी आ जाती है जिसमें किडनी में सिस्ट बन जाते हैं, वो सिस्टिक बीमारियों में भी किडनी अफेक्ट होता है। तो कुल मिला के ये कॉमन कॉजेज़ है किडनी के जो हमारे सामने पेशेंट लेके तो डॉक्टर साहब आज हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। तो एक इंसान को जो है साल में कितने बार टेस्ट करवाने चाहिए, अपनी किडनी से रिलेटेड टेस्ट कितने बार कराना चाहिए, और ये टेस्ट कितने महंगे हैं या सस्ते हैं? राइट, डायग्नोसिस की जो आप बात कर रहे हैं, अक्सर लोगों को लगता है कि किडनी की बीमारी का तो मतलब डायग्नोसिस बहुत महंगा होगा या बहुत मुश्किल होगा। तो आप जो पूछ रहे हैं कितने फ्रीक्वेंटली, तो ये रिकमेंडेशन है कि साल में एक बार हर शुगर के पेशेंट को, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को अपने किडनी का चेकअप कराना चाहिए। और इस चेकअप में मामूली टेस्ट, एक बेसिक किडनी फंक्शन टेस्ट जो आपके ब्लड के अंदर होता है, एक यूरिन टेस्ट जो हमारे पेशाब में प्रोटीन तो नहीं निकल रहा, हमारे पेशाब में शुगर तो नहीं निकल रहा, वो देखते हैं, और एक अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में किडनी की क्या अवस्था है, हमारे पेशाब के जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसकी क्या अवस्था है, ये हम असेस करते हैं। तो एक बेसिक, मुझे समझता हूँ ये 3 टेस्ट 1000-1500 रुपये अगर हम अच्छी से अच्छी जगह पे भी करवाए तो ये बीमारी को हम इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, डॉक्टर आनंद जैन ने मैं कहा कि जो टेस्ट होते हैं किडनी के बहुत महंगे नहीं होते हैं, 1000 रुपये के अंदर में सारे टेस्ट हो जाते हैं। और कम से कम साल में एक बार जो है किडनी का टेस्ट करा लेना ज़रूरी होता है। और जिनको शुगर है और बीपी है उनको तो अवश्य जो है साल में एक बार किडनी का टेस्ट करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा कि जो डाटा आ रहे हैं उसमें यंग जो हैं उनमें भी किडनी की बीमारी काफ़ी देखी जा रही है, किडनी उनकी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। बिल्कुल, ये बात अभी मैं पहले भी टच कर रहा था कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि ये में तो 25 साल का है, 20 साल का है, इनको कैसे किडनी की बीमारी हो गई।
तो ये जो ऑटो इम्यून ग्रुप ऑफ बीमारियां हैं जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम हमारी किडनी को अफेक्ट करते हैं, आपने नाम भी सुना होगा जैसे लूपस करके एक बीमारी होती है, वो किडनी को अफेक्ट करती है। और भी जैसे छोटे बच्चों में कभी कभी पैर फूल जाता है, पेशाब में प्रोटीन जाता है, उसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कभी कभी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में तब्दील हो जाता है। और छोटे लोगों में आजकल के यंगर जनरेशन में जहाँ पे फास्ट फूड का चलन बहुत है, कोका कोला और ये कोल्ड ड्रिंक्स का चलन बहुत ज़्यादा है, उससे क्या है किडनी स्टोन की तादाद बढ़ते जा रही है। अब यंग लोगों में अगर किडनी स्टोन ज़्यादा होगा तो ये भी क्रॉनिकली किडनी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये सब कारण है कि यंगर पॉपुलेशन 25-30 ये उम्र के लोगों को भी किडनी की बीमारियाँ होते जा रही है। और हमारे लिए भी ये बहुत तकलीफजनक बात हो जाती है जब एक यंग इंसान को हमें डायलिसिस पे लेना पड़ता है या आगे उनके लिए हमें कुछ ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए सोचना पड़ता है। तो इस चीज़ को हमें अगर कट डाउन करना है तो ज़रूरी अगेन वही है अवेयरनेस, ताकि लोगों को पता चले, इसे जल्दी पकड़ा जाए और इसे टाइमली ट्रीट किया जाए। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने देखा कि फीमेल में और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें यूरिन इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं किडनी डैमेज में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम यूटीआई जो आप बात कर रहे हैं, जिस चीज़ की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें, तो जैसा आपने ठीक ही बोला, फीमेल्स में और एल्डरली मेल्स में यूटीआई बहुत कॉमन होता है। मेल्स में ये क्यों होता है, वो भी एल्डरली मेल्स में, वो इसीलिए क्योंकि उम्र के साथ आदमी के अंदर प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है। जब उम्र के साथ प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है तो पेशाब अटकने लग जाता है। पेशाब अगर खुल के नहीं आता है, उसमें अटकने के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, तो उसमें यूरिन इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ अटकवा रह जाएगा, शरीर में पेशाब अटका हुआ रह जाएगा तो जल्दी इन्फेक्शन पकड़ेगा। और फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है वो छोटा होता है मेल्स के कंपैरिजन में। उनमें से जो यूरिनरी ट्रैक्ट है केवल 3-4 सेंटीमीटर का होता है, उसके ऊपर यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो एनाटॉमिकली वो लोग ज़्यादा प्री डिस्पोज्ड है इन्फेक्शन के लिए। फीमेल्स में फिर अगर पब्लिक वॉशरूम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं या साफ़ सफाई नहीं इतना रख पा रहे हैं तो यूरिन इन्फेक्शन जल्दी कॉमनली उनको हो जाता है। डॉक्टर साहब, डायलिसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किडनी की बीमारी में, लेकिन आम लोगों में जो है डायलिसिस के नाम से जो है एक डर बना होता है। डायलिसिस वर्ड सुनते ही एक डर हो जाता है। तो डायलिसिस कितना ज़रूरी हो जाता है किडनी पेशेंट के लिए? और देखिए, जहाँ तक हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी पेशेंट को डायलिसिस पे हम लोग नहीं ले, या डायलिसिस की ज़रूरत किसी को भी ना पड़े, तो कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं डायलिसिस? इसके लिए डायलिसिस अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें किडनी की बीमारियों को अर्लियर स्टेजेस में पकड़ना है। अक्सर क्या होता है, ये कि क्रिएटिनिन आपने काफ़ी बार सुना होगा, सीरम क्रिएटिनिन, ये किडनी का इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। जब इसकी मात्रा कम होती है यानी 1, 1.5, 2 के आसपास, तब अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं या फिर किसी किडनी के डॉक्टर से परामर्श नहीं लेते हैं। उस स्टेज में अगर कोई हमारे पास आए, यानी अर्लियर स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज़ में आए, तो आजकल ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स है। कुछ हमें डाइटरी चेंजेस करने हैं, कुछ दवाइयों को अवॉइड करने हैं, कुछ दवाइयों को ऐड करने हैं, ताकि वो किडनी की डिजीज़ को हम वहाँ पे रोक पाएँ और ये आगे प्रोग्रेस ना करें। लेकिन हमारे पास अक्सर ये होता है कि क्रिएटिनिन बहुत बढ़ जाता है जब तक पेशेंट हमारे पास आते हैं, यानी किडनी के डॉक्टर के पास आते हैं, और हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। कोई डायलिसिस तो खुश होकर कराना नहीं चाहता है, मजबूरी में ही कराना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब शरीर में पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि सांस की तकलीफ़ हो जाती है, पोटेशियम बहुत बढ़ जाता है, पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ये जो यूरिया, क्रिएटिनिन, ये जो कचरा है वो दिमाग को अफेक्ट करने लग जाता है, हार्ट के ऊपर पानी जमा होने लग जाता है, तब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता डायलिसिस के अलावा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें डायलिसिस जो है, जिससे आप कह रहे हैं लोग डरते हैं, सही बात है, वो करना पड़ता है। पर डायलिसिस अपने आप में एक लाइफ सेविंग मोडालिटी है। अगर ये आज नहीं होता तो ऐसे पेशेंट्स को बचाना इम्पॉसिबल हो जाता। डॉक्टर, डायलिसिस के माध्यम से एक पेशेंट को कितने साल तक बचा के रखा जा सकता है? कुछ देखिए, डायलिसिस एक मोडालिटी है जिसमें किडनी का काम एक मशीन कर रही है। ऐसा और भी किसी भी बॉडी के ऑर्गन के लिए ऐसा कोई मशीन नहीं बना, ना लीवर के लिए, ना हार्ट के लिए, ना ब्रेन के लिए, कि जिसमें सालों साल एक फंक्शन जो हमारी बॉडी के ऑर्गन को करना था वो एक मशीन कर रही है।
अब डायलिसिस के अंदर अगर पेशेंट अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रखे, यानी खान पीन अच्छा रखे, डाइट अच्छा रखे, डॉक्टर की एडवाइस को माने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखे, तो काफ़ी साल तक ये पेशेंट जो है एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। जो रिसर्च बताता है कि नॉर्मली ये 6 से 8 साल एक पेशेंट चलता है, लेकिन हमारे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जो 15 साल 20 साल से भी डायलिसिस करवा रहे हैं और हेल्दी लाइफ है, आते हैं डायलिसिस करवाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें तब पॉसिबल है जब बाकी एस्पेक्ट्स को भी वो लोग मेंटेन करके चलें। तो डायग्नोसिस की अगर बात करें तो क्या क्या डायग्नोसिस? डायलिसिस के 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली, जो आप पूछ रहे हैं। डायलिसिस के 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है ब्लड डायलिसिस, जिसमें हमारा ब्लड एक मशीन के थ्रू घूमता है, साफ होके हम उसको वापस रिटर्न करते हैं। एक है पानी का डायलिसिस, यानी वाटर डायलिसिस। वाटर डायलिसिस में हमारे पेट के अंदर पानी भरते हैं, वो हमारे शरीर के कचरे को साफ करता है और उस पानी को हम ड्रेन आउट करते हैं। तो ये दिन में 2 बार या 3 बार 4 बार ये प्रोसेस को करके हम किडनी का जो कचरा है वो बाहर इस पानी के थ्रू साफ करवाते हैं। तो डॉक्टर साहब, भागदौड़ की ज़िंदगी में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सर्विस भी करते हैं, जिनको बिजनेस भी करना पड़ता है, तो उनके लिए तो डायलिसिस डेली करना बड़ा डिफ़िकल्ट है। क्या ऐसा कोई सिस्टम है कि जो अपने घर में ही को डायलिसिस कर ले और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मली वो लीड कर सके? ऐसा कोई? ये आप जो पूछ रहे हैं बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके 2 जवाब हैं। एक तो है कि हीमोडायलिसिस जो हम घर पे कर सकते हैं, उसे हम होम हीमोडायलिसिस कहते हैं। आजकल कुछ लोगों ने अपने घर पे ही हीमोडायलिसिस के मशीन सेटअप कर रखे हैं और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो टेक्नीशियन को बुला के डायलिसिस कर लेते हैं। किसी को मान लीजिए रात में करना है या अर्ली मॉर्निंग करना है, उस हिसाब से हम कर लेते हैं, क्योंकि हफ्ते में 2 बार या 3 बार ये प्रोसेस चलता है। और दूसरा इसका सल्यूशन है वाटर डायलिसिस, जैसे मैं बता रहा था, जिसके अंदर आपने 10 मिनट में अपने पेट के अंदर पानी भरा, फिर आप निकल गए अपने काम पे। 4 घंटे बाद आपको वो पानी को ड्रेन कर लेना होता है। ऐसा दिन में 3 बार या 4 बार करना होता है। तो वो सिचुएशन में आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं, साथ साथ ये प्रोसेस सेफ्टी की अगर बात करें तो कौन सी ज़्यादा सेफ्टी है? जो नहीं, देखिए, दोनों के फ़ायदे नुकसान हैं। ऐसा नहीं है कि एक बेटर है या एक वर्स है। हमें पेशेंट टू पेशेंट देखना पड़ता है कि किसी को क्या सूट कर रहा है। जैसे मेरे कुछ पहाड़ के पेशेंट हैं, वहाँ पे डायलिसिस की जो ब्लड वाली डायलिसिस की फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है, तब उनको तो पेट वाला डायलिसिस ही करना है। तो हमें पेशेंट टू पेशेंट ये देखना पड़ता है, दोनों के फ़ायदे नुकसान हैं। तो डायग्नोसिस की अगर बात करें किडनी की बीमारी की, तो नहीं, डायग्नोसिस तो हमने अभी हाल में बात की, जो हमने यूरिन टेस्ट की बात की, अल्ट्रासाउंड की बात की, ब्लड टेस्ट की बात की, तो ये सारा करके हम यूजुअली एक डायग्नोसिस बना पाते हैं किडनी डिजीज़ का। कुछ स्पेशल सिचुएशन में हमें किडनी बायोप्सी भी करना पड़ता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो हमें सिर्फ किडनी बायोप्सी में ही पकड़ में आती है। तो किडनी बायोप्सी एक छोटा सा हम सुई लेके बाल जितना पतला टुकड़ा हमारे किडनी से निकालते हैं। एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीडियर है, अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेके अल्ट्रासाउंड में देख के उसको करें तो हम ये कॉमनली करते हैं हमारे पेशेंट्स में, और इसके थ्रू हम एक डायग्नोसिस और बेटर किडनी की बीमारी का बना पाते हैं। बिल्कुल दर्शकों, मैं डॉक्टर आनंद जैन जो है किडनी की बीमारी के बारे में बहुत डिटेल्स में हमें बता रहे हैं। आप में से जो भी अगर कोई किडनी का पेशेंट है या आपके परिवार में कोई किडनी का पेशेंट है, तो इस कार्यक्रम को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब हमें दे रहे हैं जिसके बारे में ना आपको पता है ना हमें पता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो एक ज़माना था जब सिलीगुड़ी में किडनी का ट्रीटमेंट था नहीं और लोगों को जो है साउथ इंडिया पे डिपेंड रहना पड़ता था। अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो साउथ जाकर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो क्या ज़्यादा वेट करना सही होगा, या लोकल में ही अगर कोई व्यवस्था तो वहाँ करा लेना चाहिए ट्रीटमेंट सबसे पहले? ये आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात रेज़ की है। देखिए, सिलीगुड़ी शहर का मैं भी निवासी हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ। लास्ट 10 साल में सिलीगुड़ी के अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं। जो सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सिलीगुड़ी में पहले ये सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट एक भी नहीं थे। आज अगर हम देखें तो लगभग सारे ही सुपर स्पेशलिस्ट सिलीगुड़ी में अवेलेबल हैं। सुपर स्पेशलिटी से मेरा मतलब जो जनरल से एक लेवल ऊपर, यानी किडनी के लिए नेफ्रोलॉजी हो गया, हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी हो गया, पेट के लिए गैस्ट्रोलॉजी हो गया, इस तरह से सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल है आज के टाइम में सिलीगुड़ी में। और सिलीगुड़ी में मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट अब सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो अगर किडनी की मैं अगर बात करूँ, जो मेरा डिपार्टमेंट है, उसके अंदर लगभग सारे ही ट्रीटमेंट सिलीगुड़ी के अंदर अवेलेबल है। और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी को भी अब साउथ इंडिया किडनी के ट्रीटमेंट के लिए जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की, आप वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में आप लोग अभी किडनी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं? महाराजा अग्रसेन के बारे में अगर हम बात करें तो महाराजा अग्रसेन एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है
जिसके अंदर लगभग जितने भी मैंने ये सुपर स्पेशलिटी के नाम आपको गिनाए सारे ही हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। वहाँ पे एक फुल्ली इक्विप्ड आईसीयू है, एचडीयू है। और अगर मैं डायलिसिस की बात करूँ तो डायलिसिस उसके हॉस्पिटल के शुरुआत से ही मौजूद है, पर लास्ट इस साल के जनवरी में हमने डायलिसिस को अपग्रेड किया है। एक प्रॉपर नया डायलिसिस यूनिट हमने स्टार्ट किया है, 15 बेडेड फैसिलिटी है, नया वाटर का हमने सप्लाई तैयार किया है, आरओ वाटर जो डायलिसिस में लगता है। फ़िल्टर्स हमने सारे लोकल कंपनीज़ को चेंज करके जर्मन कंपनी फ्रेजेनियस के हमने यूज़ करना स्टार्ट किए हैं। और डायलिसिस ट्यूबिंग भी हम रीयूज़ नहीं करते हैं, जो सिलीगुड़ी में सारे ही हॉस्पिटल लगभग उसे रीयूज़ करते हैं। और किडनी रिलेटेड सारे फैसिलिटीज़, बी इट किडनी बायोप्सी हो या परमा कैथ जो एक डालते हैं डायलिसिस के लिए, या पेट वाले डायलिसिस का कैथेटर हो, हमारे अक्यूट किडनी वाले पेशेंट हो या क्रॉनिक किडनी वाले पेशेंट हो, वो सब भी सारे फैसिलिटीज। खर्च की अगर बात करें तो कितने अफोर्डेबल कॉस्ट? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज किडनी डिजीज़ एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है। महाराजा अग्रसेन तो एक ट्रस्ट बेस्ड हॉस्पिटल है और वो कोई नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए तो वो हॉस्पिटल है नहीं। तो यूजुअली वहाँ पे एक सेवा भावना से ही सारा ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया गया है। पर ये सारे ट्रीटमेंट्स जो है वैसे तो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स है, पर ये जो हमारा डायलिसिस है, मैं समझता हूँ हमारा महाराजा अग्रसेन में वो एकदम लोएस्ट कॉस्ट यानी 1300 रुपीज़ में अवेलेबल कराया गया है ट्रस्टीज़ द्वारा। और ना सिर्फ ये, स्वास्थ्य साथी फैसिलिटी वहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, और जो बिल्कुल लोअर जो अफोर्डिंग पेशेंट होते हैं उनके लिए ट्रस्टीज़ द्वारा 200 फ्री डायलिसिस सेशंस भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो ओवरऑल मतलब ऐसा नहीं है कि कॉस्ट बर्डन बहुत ज़्यादा पेशेंट्स पे डाला गया है। और जनरल वार्ड और आईसीयू के भी जो चार्जेस है, जो हम डायलिसिस के पेशेंट्स को एडमिट भी करते हैं, तो वो काफ़ी कम है महाराजा अग्रसेन में, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। डॉक्टर साहब, और एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जो किडनी के पेशेंट हैं, जिनकी किडनी बिल्कुल ख़राब हो गई है, उनको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जो है, दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल, एकदम बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, हम हमेशा एक पेशेंट को बोलते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द डायलिसिस पेशेंट, क्योंकि डायलिसिस जो है, आप एक मशीन से जुड़ गए हैं, आप उस मशीन के साथ आपका एक आप उसको हर हफ्ते 2 बार 3 बार आपको डायलिसिस करवाना है। ट्रांसप्लांट करने से आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, दैट इज़ काफ़ी मच बेटर देन दैट ऑफ डायलिसिस। अगर पेशेंट ट्रांसप्लांट करवा लेता है, शुरू के 3 महीने इन्फेक्शन से बचना होता है, कुछ प्रिकॉशन में रहना होता है, पर अगर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली हो जाए तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है, एक नॉर्मल आदमी की तरह जी सकता है। इनफैक्ट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, आपको पता भी नहीं होगा, वो किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। रजनीकांत, लालू प्रसाद यादव, राणा दगुबत्ती, ये सारे जो बड़े बड़े हस्ती है, इन सब किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक धारणा है कि ट्रांसप्लांट में बहुत खर्चा होता है, तो अभी इस वक्त जो है, अभी तो फैसिलिटीज़ काफ़ी हो गई हैं, कितना मिनिमम से मिनिमम में एक ट्रांसप्लांट हो जाता है? देखिए, क्या आम आदमी बेयर कर सकता है क्या? नहीं, देखिए, ट्रांसप्लांट जो है खर्चीला तो है, बिकॉज उसमें एक अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स देने पड़ते हैं। पर आई थिंक अभी इससे बंगाल गवर्नमेंट के अंदर स्वास्थ्य साथी के अंदर भी ट्रांसप्लांट आ गया है। और ट्रांसप्लांट जो है, हम लोग हमारे हॉस्पिटल में भी कोशिश कर रहे हैं महाराजा अग्रसेन में कि इसको हम स्टार्ट करवाएं। तो इस हॉस्पिटल में अगर हम ट्रस्टीज़ को इन्वॉल्व करें और अगर सोशल वर्कर्स को इन्वॉल्व करें, तो शायद हम लोग ये बहुत ही कम कॉस्ट में ऑफ़र कर पाएंगे। और रही बात एक्चुअल कॉस्ट की, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये काफ़ी महंगा होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कम दाम होता है। तो हम एक एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इतने में ही आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो ये एक रेंज रहता है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि अब ज़िंदगी में जो है, जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आ गया है, खान पान में काफ़ी बदलाव आ गया है, लोगों का जो फास्ट फूड के प्रति जो रुझान काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो एक किडनी के पेशेंट को बेहतर लाइफ लीड करने के लिए खान पान की अगर हम बात करें, तो क्या क्या मेंटेन करके चलने की बहुत ज़रूरत है? देखिए, डाइट तो किडनी डिजीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज अगर हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं उनको डाइटरी मॉडिफिकेशन हम ज़रूर बताते हैं। किडनी को अगर बचा के रखना है तो कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी है। नमक का मात्रा कम लेना है, बिल्कुल। पोटेशियम कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मात्रा कम लेना है। फॉस्फोरस कंटेनिंग जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स को हमें थोड़ा सा कम लेना है। उसके अलावा एक प्रोटीन को लेके एक बर्निंग क्वेश्चन रहता है कि प्रोटीन जी हम कम लें या ज़्यादा लें। तो इसका एक आपको समझना पड़ेगा कि जो पेशेंट अभी डायलिसिस पे नहीं आए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डायलिसिस को अवॉइड करें, तो इन पेशेंट्स को प्रोटीन की मात्रा कम लेनी चाहिए।
पर इतना भी कम नहीं कर देना चाहिए कि शरीर में कमज़ोरी आ जाए। तो वेजिटेरियंस को अक्सर मैं प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन नहीं बोलता हूँ, पर जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो उनको यूजुअली प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन हम एडवाइस करते हैं। और जो डायलिसिस पे चले जाते हैं पेशेंट, उनको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। कारण ये है कि डायलिसिस में प्रोटीन लॉस होता है, डायलिसिस की जो प्रोसेस में ही प्रोटीन लॉस होता है और ये एक कैटाबॉलिक स्टेट होता है शरीर के अंदर, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये पेशेंट्स को हम अक्सर प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए कहते हैं। और जो एक लास्ट एस्पेक्ट है वो है फ्लूइड इंटेक, यानी पानी कितना पिया जाए। अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज़ में जहाँ पे शरीर में पानी नहीं रुकता है, आपके पैरों में कोई सूजन नहीं है, चेहरे में कोई सूजन नहीं है, तब हम कहते हैं आप नॉर्मल 2.5-3 लीटर तक भी पानी पी सकते हैं। पर जब किडनी की डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाती है और लेटर स्टेजेस में जब शरीर में पानी रुकने लग जाता है, पैर फूलने लग जाता है, चेहरा फूलने लग जाता है, तब हम अक्सर कहते हैं कि पानी की मात्रा को कम कीजिए। 1-1.25 लीटर तक ही आप पानी पीजिए, और ठंड का समय है तो थोड़ा और कम, गर्मी का समय है तो थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं उसको। तो ये पानी का भी मात्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किडनी डिजीज़ को। बिल्कुल दर्शकों, हमने डॉक्टर आनंद जैन से जो है किडनी की बीमारी के बारे में बहुत डिटेल्स में बातचीत किया, और डॉक्टर साहब ने काफ़ी सलाह दिया है हमें कि आप अपनी किडनी को किस तरह जो है सेफ रख सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है हम फिर अगले हफ्ते एक नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।